बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेंशन रूल का चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने ये ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ा था और मुझे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि उसको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, वो इसको सही अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, तो यहीं से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, इसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं। और मैंने लास्ट टाइम जब इसको पढ़ा था तो थोड़ा सा हिस्ट्री मैंने इसको पढ़ाया था। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा टायर्ड था, तो आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इस तरीके से आपको समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। आप इस मेमोरेंडम को एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। एग्ज़ाम्पल आप माइंड में ये रखें कि एक एम्प्लॉय है आपका, दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक गवर्नमेंट है जी, एक है ऑटोनमस बॉडी। एक गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है उसका नाम है मिस्टर गुलाम, ठीक है जी, मिस्टर गुलाम। और जो ऑटोनमस बॉडी का है उसका नाम है मिस्टर अली। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऑटोनमस बॉडी, पहले भी शायद बताया था कि ऑटोनमस बॉडी ये होती है कि वो सेमी गवर्नमेंट टाइप होती है। उसका ऑल इन ऑल जो वर्किंग होती है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है या उसकी जो ऑल इन ऑल उसकी जो अकाउंटेबिलिटी वगैरह सारा कुछ होता है, उसका अलग से होता है। उसमें गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं होता। गवर्नमेंट उसको फंडिंग वगैरह कर सकती है, लेकिन उसका हेड जो होता है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं होता। उसकी रिक्रूटमेंट, उसकी फाइनेंसिंग वगैरह सारा कुछ उसका अपना होता है। इसके अलावा कुछ और भी ऑटोनमस बॉडीज़ गवर्नमेंट बना सकती है जिनको फंडिंग वगैरह खुद करे, लेकिन फिर भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह उसकी अपनी होगी। अच्छा, होता ये है कि जब किसी ऑफिस में, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में, किसी कैडर में किसी एक ख़ास जो एक्सपर्ट है उस बंदे की कमी आ जाए, ऑफिसर की कमी आ जाए, तो फिर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना बंदा किसी और जगह से ले सकती है। और इसके लिए उसको एक जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसके लिए रिक्वेजिशन करना पड़ती है दूसरी मिनिस्ट्रीज़ से, या मिनिस्ट्रीज़ में अगर नहीं है तो ऑटोनमस बॉडी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें फाइनेंस का बंदा या हमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा या कोई टेक्निकल एरिया का एक्सपर्ट बंदा चाहिए और हमें दें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है ऑटोनमस बॉडी से भी बंदा मांग सकती है। और इसी तरीके से अगर ऑटोनमस बॉडी में कोई इस तरीके से गैप आ जाए, उनका पुराना अफसर कोई जो है हेड है वो रिटायर्ड हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो उसकी वैकेंसी अर्ज़ी तौर पर फिल करने के लिए या परमानेंट तौर पे भी सम टाइम लॉन्ग अरसे के लिए भी अगर उनको चाहिए तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके मांग सकती है। अब लेट्स सपोज गवर्नमेंट सेक्टर में बंदे की ज़रूरत है, तो वो ऑटोनमस से लेगी तो मिस्टर अली ऑटोनमस से गवर्नमेंट की तरफ आ जाएगा। और ऑटोनमस बॉडी को कोई एम्प्लॉय चाहिए तो गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय मिस्टर गुलाम है वो मांगेगी ऑटोनमस बॉडी, तो मिस्टर गुलाम गवर्नमेंट से ऑटोनमस बॉडी की तरफ चला जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि गवर्नमेंट का बंदा ऑटोनमस में कैसे जाता है और ऑटोनमस बॉडी का बंदा गवर्नमेंट में कैसे जाता है। वो प्रॉपर चैनल होता है, यानी कि दोनों जो डिपार्टमेंट से बंदा मूव कर रहा है उन बंदों की भी विश होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अप्रूव करें, अथॉरिटी दें। ये तो हो गया मूवमेंट एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। अब इनकी पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो तरीक़ाकार है वो मैं एक और मिसाल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स सपोज एक पाकिस्तानी है और उसके दो दोस्त हैं। एक दोस्त उसका यूरोपियन किसी कंट्री में रहता है और एक उसका दोस्त बांग्लादेश में रहता है। अच्छा, कुछ होता यूँ है कि कोई इवेंट होता है, उसकी कोई सेलिब्रेशन होती है, लेट्स सपोज कोई भी इवेंट होता है, उसकी बर्थडे होती है या उसकी अपनी मैरिज होती है या कुछ भी ऐसा इशू होता है, तो वो क्या चाहता है कि अपने दोस्तों को बुलाए। अच्छा, उसके दोस्त
ये जो बाकी दोस्त भी होंगे जो विद इन पाकिस्तान रह रहे हैं, और अगर कोई उसका बाहर का दोस्त है तो उनको वो एक्स्ट्रा केयर करेगा। जब बुलाएगा तो सोचेगा कि उनकी नॉर्मल डाइट क्या है और वो क्या खाते हैं। लेट्स सपोज अगर बांग्लादेश का है तो वो इतनी गंदम की रोटी नहीं खाते, वो क्या करते हैं, वो चावल खाते हैं। अब अगर अच्छा मेहमान नवाज हुआ तो वो ये देखेगा कि इन लोगों की नॉर्मली डाइट क्या है, तो वो कोशिश करेगा कि ठीक है एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे, लेकिन जो उनकी नॉर्मल डाइट है वो उसकी खुराक में ज़रूर शामिल हो। यानी अगर उसका पेट चाहता है कि भरे वो इधर, तो उसको चावल खिलाएगा। और अगर कोई यूरोपियन कंट्री का जो आया उसको वो पिज़्ज़ा वीज़ा खिलाएगा जो उनकी ज़्यादा यूज़ करते हैं डाइट वगैरह, तो तब ही वो सेटिस्फाई होगा। तो सेम इस तरीके से है, अगर फ़र्ज़ किया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पेंशन कंट्रीब्यूशन का रूल है, पेंशन कंट्रीब्यूशन उसको मिलती है, तो वो जब गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो उसको मिलनी चाहिए। अब जो ऑटोनमस बॉडी का बंदा है, अगर उसको उधर नहीं मिल रही तो इधर भी नहीं मिलेगी, अगर उधर मिल रही है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी मिलेगी। तो ये दोनों की शराइत पूरी होना ज़रूरी है पेंशन कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा मैं आपको समझाऊं कि पेंशन कंट्रीब्यूशन इनफैक्ट होती क्या है। भाई ये होता है कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में इंटर होते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलती है, तो आपको जो एक सैलरी मिल रही होती है उस बेसिक सैलरी का कि कुछ ख़ास परसेंटेज वो कंट्रीब्यूट, वो बताया नहीं जाता, दिखाया नहीं जाता, लेकिन वो गवर्नमेंट ने रखा होता है कि इस ग्रेड का बंदा हो तो उसको इतना उसका कंट्रीब्यूशन होगा, अगर दूसरा है तो उसको इतना कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन उसकी पे से निकाल लिया जाता है और वो रिज़र्व रखा जाता है। और गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ रखती है उनके उस फंड में फ़र्ज़ किया एम्प्लॉय 500 कंट्रीब्यूट करता है तो गवर्नमेंट भी अपने फंड से उसमें 500 डालती रहती है। तो अब उसका कितना हो गया कंट्रीब्यूशन, 1000। अब उसका जो है ये रिकवरी होती रहती है, सर्विसेज भी वो देता रहता है। तो अल्टीमेटली जब उसकी सर्विस पूरी होती है तो उसके ये फ़ंड बहुत सारे हो चुके होते हैं, और जब वो रिटायर्ड होता है तो जो पेंशन मिल रही होती है इनफैक्ट वो उसके फ़ंड पड़े होते हैं, बैंक में पड़े, स्टेट बैंक के पास पड़े हों या कहीं पे भी पड़े हों, तो वो उन पे जो इंटरेस्ट वगैरह है वो उसको पेंशन की फॉर्म में मिलता रहता है। तो इसलिए अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा ऑटोनमस बॉडी में चला जाए तो उसकी जो रिकवरी पहले हो रही होती थी, जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा होता था, अब तो वो सर्विसेज ऑटोनमस बॉडी को दे रहा है। तो ऑटोनमस बॉडी को जो वो सर्विसेज दे रहा है तो उसकी पेंशन की कंट्रीब्यूशन जो है, एक तो उससे भी रिकवरी की जाएगी जो उसका पोर्शन है, दूसरे नंबर पे ऑटोनमस बॉडी जिसको वो बंदा उधार दिया गया उससे भी रिकवरी की जाएगी ताकि उसकी गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन कंप्लीट हो। तो अगर इन केस ऑटोनमस बॉडी का बंदा गवर्नमेंट की तरफ आ जाता है तो उसके लिए क्या होगा कि अगर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें वो सर्विसेज दे रहा है तो उसको उसकी पेंशन कंट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट उसको पे करेगी ऑटोनमस बॉडी को, और उससे भी जो ऑटोनमस बॉडी रिकवरी करेगी ताकि उसकी पेंशन वगैरह के मामलात हों। तो ये सारा सिनेरियो है इस पूरी मेमोरेंडम में जो कहने की कोशिश की गई है। अभी ज़रा इसको पढ़ते हैं तो आई होप कि अब आपको समझ आ जाएगी। सब्जेक्ट इसका है पेमेंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर सर्विस रेंडर्ड टू द गवर्नमेंट बाई एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन। अब इस मेमोरेंडम में इस हिस्से में सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को, जो गवर्नमेंट को ऑटोनमस बॉडी का बंदा सर्विसेज दे रहा है उसकी बात की जा रही। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट दैट इन द केस ऑफ government servants sent to foreign service to autonomous semi-autonomous organization, pension contributions at the prescribed rates are recovered from those organizations for the period of their deputation। यानी कि एक बंदा गवर्नमेंट का था, उसको डेपुटेशन पे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भेजा, तो जो पहले गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही होती थी अब उस ऑटोनमस बॉडी से रिकवरी की जाएगी। ऑन द अदर हैंड देयर हैव बिन केसेस इन विच द गवर्नमेंट हैड टू acquire। अच्छा, अगर गवर्नमेंट
had to acquire the services of certain employees of autonomous सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऑटोनमस बंदे की किसी की सर्विसेज ले तो फिर क्या होगा, देयर हैव आल्सो बिन cases where the autonomous semi-autonomous organization had to acquire the services of some experienced hand from the government। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट बंदा लेती है इस तरीके से ऑटोनमस बॉडी भी गवर्नमेंट का बंदा लेती है। who later on were advised to resign from the government service in order to become regular employees of the borrowing organization concerned। और ये होता है कि रेगुलर और परमानेंट उस बंदे को रखने के लिए वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ाइन कर देता है। The question as to how the period of service rendered under the government in such cases should be treated for the purpose of grant pension by the autonomous organization concerned has been under the consideration of government for some time past। बात ये कही गई है कि जो गवर्नमेंट का बंदा ऑटोनमस में गया तो जो उसने सर्विस गवर्नमेंट के अंडर की थी उसके साथ कैसे ट्रीट किया जाएगा ताकि उसको ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो जा रहा है उसको पेंशन रेगुलरली मिल सके। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड दैट सच केसेस शुड बी डेल्ट विद इन दी फॉलोइंग मैनर। तो ये तरीक़ेकार है कि इस हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा। ऑप्शन ए है, इन द केस ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन हु रेंडर सर्विस इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब उसकी बात की गई है जो ऑटोनमस बॉडी का बंदा गवर्नमेंट सेक्टर में आए तो फिर ऑन डेपुटेशन द कंसर्न डिपार्टमेंट में मेड पेमेंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन टू द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब वो गवर्नमेंट में जो बंदा आया ऑटोनमस बॉडी से तो गवर्नमेंट उसको उसकी पेंशन के लिए उस कंसर्न डिपार्टमेंट यानी ऑटोनमस गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडी को पे करेगी। कंडीशन कुछ लगाइए कि किस कंडीशन पे ये कंडीशन अगर पूरी होती हैं तो गवर्नमेंट उस ऑटोनमस बॉडी को पे करेगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑन डेपुटेशन वाज मेड विद द कंसेंट ऑफ द हेड ऑफ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न। यानी कि दोनों डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कंसेंट मंजूरी के बाद होनी चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्मल प्रोसीजर फॉर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट्स। दूसरे नंबर पे है द रेगुलर एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न्ड आर इंटाइटल्ड अंडर द स्पेसिफिक रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज टू सेम बेनिफिट ऑफ पेंशन एज आर एडमिसिबल टू द सिविल सर्वेंट्स of the federal government and the employees concerned had rendered qualifying service of the pension in his parent organization before his appointment on deputation in the government department concerned। अब ये बात कही गई है कि जो बंदा ऑटोनमस बॉडी से गवर्नमेंट सेक्टर में आया था अब ये है कि पहले उसने सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस यानी ठीक सर्विस उसने पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में की हो। दूसरे नंबर पे उसको वो बेनिफिट जो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को होते हैं वो उसको भी लागू थे उस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। ऑप्शन बी में है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिजाइंस फ्रॉम द पब्लिक सर्विस टू टेक अप एन अपॉइंटमेंट इन एन ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन एज इट्स रेगुलर एम्प्लॉय। अगर फर्ज किया कोई ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, फिर क्या है अगर वो रिज़ाइन कर देता है गवर्नमेंट साइड से फिर क्या होगा, सर्विस इन विच काउंट्स फॉर पेंशन अंडर द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हिज रेजिग्नेशन मे नॉट बी ट्रीटेड एज रेजिग्नेशन ऑफ द public service in terms of Article 418 Civil Services Rules, and autonomous organization concerned may count government service of such an employee for the purpose of pension and accept the full pensionary liability। तो यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ कि जो बंदा रिज़ाइन करता है ताकि वो ऑटोनमस बॉडी में जाके ज्वाइन कर सके तो उसका रिज़ाइन जो है ये ट्रीट नहीं किया जाएगा बल्कि उसकी सर्विस ही काउंट होगी। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंसर्न मे हाउ एवर पे पेंशन कंट्रीब्यूशंस to the organization concerned at the prescribed rates in respect of government service rendered by the
सेड एम्प्लॉय, तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट में सर्विस की थी उस पूरे अरसे की जितनी उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन होगी वो उसको दे दी जाएगी या उसको पे की जाएगी ऑटोनमस बॉडी को गवर्नमेंट की तरफ से। दिस विल बी सब्जेक्ट टू एज द फॉलोइंग। अब इस पे भी कंडीशन है, जो रिज़ाइन दे के बंदा जाता है उसको गवर्नमेंट उसकी पेंशन कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देगी, ये कंडीशन अगर पूरी हो रही है तो देगी। The applications for the appointment to the relevant post in the autonomous organization concerned was made by the government servant concerned through proper channel, or it was made with the consent of competent authority in the government department concerned that the new appointment in the autonomous organization concerned was taken up। तो ये चीज़ उसने प्रॉपर तरीके से की हो, जो बंदा जा रहा है उसने प्रॉपर एप्लीकेशन दी हो और उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसने उसको क्लियर किया हो कि मैं इस नई पोजीशन टेकअप करने के लिए रिज़ाइन कर रहा हूँ और जा रहा हूँ। द गवर्नमेंट सर्वेंट concerned had, while tendering resignation from the public service, stated clearly that he was doing so to take up another appointment in the autonomous organization concerned। और उसको ये बात क्लियर बतानी भी चाहिए कि मैं इस वजह से रिज़ाइन कर रहा हूँ ताकि मैं उस ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकूँ। दिस शुड बी सपोर्टेड बाय द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी। इसके लिए उसका रिज़ाइन का लेटर लगा होना चाहिए और उस पर कम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होनी चाहिए। The service rendered by the government servant concerned in the previous government department was pensionable। तो ये है कि जहाँ से वो ऑटोनमस बॉडी में जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे वो कर रहा था तो उसकी जो सर्विस थी वो पेंशनेबल थी, यानी कि वो जो सर्विस कर रहा था वो पेंशन वाली सर्विस थी, विदाउट पेंशन सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब नहीं थी उसकी, उसका परमानेंट जॉब पे होना ज़रूरी है इसके लिए। These orders will be effective from the date of issue। ये ऑर्डर्स इशू जब ये मेमोरेंडम हुआ जो पिछले लेटर इसके हेडिंग पे लिखा हुआ था डेट वगैरह उससे ये लागू हो जाएगा। दे विल आल्सो कवर सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड इन पैरा 1 above past cases of those employees of autonomous semi autonomous organization who had rendered services in a government department and have not proceeded on retirement before the date of issue of this OM। तो जो लोग पहले जा चुके हैं लेकिन अभी तक ऑटोनमस बॉडी से रिटायर नहीं हुए, ये उन पे भी लागू हो जाएगा। इसके बाद है जी ये 3-4 और हम ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ेंगे, कोशिश करें याद हो जाए, नहीं भी होते तो एक दफ़ा देख लें इसमें इनमें बात क्या कही गई है। पेमेंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस रेंडर्ड टू द गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑटोनमस बॉडी के एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट में आते हैं उनकी सर्विस क्या थे। दी अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर दिस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर लिखा है डेटेड द 31 December 1981 ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव एंड टू स्टेट दैट इट हैज़ बिन डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन दैट द अमेंडमेंट मेड देयर इन वाइड दिस डिवीजन OM number dated 16 November 1982 under clause thereof shall be omitted and shall be deemed to have been so omitted ab initio। तो जो इसके अलावा जो कोई OMs वगैरह इशू हुए थे ये दो जिनका रेफरेंस दिया तो वो काउंट किए जाएंगे कि वो ख़त्म हो चुके हैं। As a result of the above amendments, the words on deputation wherever they occurred in the original OM 81 के में shall be added and the deemed to have been so added that with effect from the date they were deleted वाइड OM, यानी कि डेपुटेशन का वर्ड ख़त्म हो जाएगा। ऑफिस मेमोरेंडम अगला आ जाता है। पेमेंट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉर सर्विस रेंडर्ड टू द गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑटोनमस सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदा गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को सर्विस देगा उसकी पेमेंट कंट्रीब्यूशन कैसे होगी। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द डिवीजन्स ऑफिस मेमोरेंडम dated the 31st December 1981 on the subject indicated above and to state that it has been decided to make the following amendments therein with effect from the date of issue। The words on deputation wherever occurring in the said office memorandum may be added
यानी कि जो ऑटोनमस बॉडी का गवर्नमेंट में आएगा तो उसके वर्ड्स के साथ डेपुटेशन लगा दिया जाएगा। द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न एग्रीज टू काउंट द सर्विस ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न अंडर द गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। तो जो गवर्नमेंट में वो सर्विस करेगा उसकी डिपार्टमेंट वो काउंट भी करे, ये उसकी एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। In para 1, new clause may be added as under pension contributions will be made at the rate prescribed in this division office memorandum, यानी कि जो रेट अप्लाई होगा वो रेट उसी पे दिया जाएगा। इसके बाद एक और ऑफिस मेमोरेंडम आता है, रिकवरी ऑफ लीव सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑन डेपुटेशन टू फॉरेन सर्विस विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड। पहले क्या होता था कि जो छुट्टी काटता था तो उसकी कुछ सैलरी काटी जाती थी, जो कन्वेंस अलाउंस वगैरह थे। तो अब अगर कोई फॉरेन डेपुटेशन पे आया और वो छुट्टी करता था तो उस और जो बॉडी जिसको बंदा दिया होता था फॉरेन सर्विस के किसी डिपार्टमेंट को, तो उससे रिकवरी की जाती थी उतनी अमाउंट की। इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द फाइनेंशियल रेगुलेशन 116 इन अकॉर्डेंस विद which the rates of contributions payable on account of pension and leave salary shall be such as the President may by general order prescribe. The existing rates are contained in Appendix 11A, Financial Regulations and Supplementary Regulations. Volume 2, the question regarding revision of the rates and mode of recovery. The leave salary and pension contribution has been engaging the attention of the government for some time past. It has now been decided to prescribe a uniform rate of recovery of pension contribution at 33.33%। यानी कि पेंशन कंट्रीब्यूशन का जो रेट है कंट्रीब्यूशन का वो 33.33% काटा जाएगा ऑफ द मीन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ द सैलरी स्केल ऑफ द ग्रेड, और सैलरी ग्रेड के वो हिसाब से मीन निकाल के उसके बाद held by the government servant concerned at the time of his proceeding on foreign service, जब वो फॉरेन सर्विस में जा रहा हो, प्लस अदर एम्यूमेंट्स जो हमने पहले एम्यूमेंट्स पढ़े थे विच वुड हैव बिन एडमिसिबल टू हिम हैड ही नॉट बिन डिप्यूटेड ऑन फॉरेन सर्विस। तो उनको ऐसे ही काउंट किया जाएगा जैसे वो डेपुटेशन पे नहीं जाता, तो जब वो एम्यूमेंट्स काउंट किए जाते हैं तो उनकी वो परसेंटेज काटी जाती है। द अबव प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ पेंशन कंट्रीब्यूशन शैल अप्लाई टू ऑल फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेदर ऑन डेपुटेशन टू फॉरेन सर्विस विद इन पाकिस्तान और अब्रॉड। और जितने भी ये लोग डेपुटेशन पे होंगे, भले वो पाकिस्तान की किसी एम्बेसी में डिप्यूटेड हैं या कि किसी फॉरेन एम्बेसी में डिप्यूटेड हैं, उन सब पे ये लागू होगा। सेकंड नंबर पे, इन फ्यूचर द पेंशन कंट्रीब्यूशन इन ऑल केसेस शैल बी पेएबल बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो पेंशन कंट्रीब्यूशन फॉरेन एम्प्लॉयर पे करेगा आइंदा के बाद। हाउएवर इन द केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स presently on deputation to the foreign service within Pakistan or abroad, pension contribution shall be paid by case may be। जो उनका केस होगा उसके हिसाब से खुद पे करेगा अकॉर्डिंग टू द एग्री टर्म ऑफ डेपुटेशन, जो डेपुटेशन की टर्म्स वगैरह होंगे। एज regards leave salary contributions, it has been decided that no leave salary contribution shall be recovered from the foreign employers। अब ये इसमें चेंज आ गई कि फॉरेन एम्प्लॉयर से उसकी छुट्टी का अलाउंस जो होता था, जो काटती थी गवर्नमेंट उसके एम्प्लॉय से, वो फॉरेन सर्विस से नहीं लेगी, बट लीव या लीव सैलरी शैल बी सैंक्शन पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस बाय द फॉरेन एम्प्लॉय। तो उसकी छुट्टी के दौरान उसको जो पे होगा वो खुद ही पे करेगा। द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सेंट ऑन डेपुटेशन टू फॉरेन सर्विस हु अंडर द रिवाइज्ड प्रोसीजर आर ग्रांटेड लीव एंड पेड लीव सैलरी बाय द फॉरेन एम्प्लॉयर। तो जब डेपुटेशन पे जाता है और उसको फॉरेन एम्प्लॉयर जो है छुट्टी देता है, फिर क्या होगा, शैल नॉट काउंट दी, वो जो छुट्टी है शैल नॉट काउंट द पीरियड स्पेंट ऑन फॉरेन सर्विस फॉर अर्निंग लीव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो होता क्या है कि भारत किया को अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो एक साल में उसको जो छुट्टी वो अर्न करता है एनुअल लीव की शक्ल में, तो उसकी छुट्टी इकट्ठी होती रहती है। अगर यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि अगर वो बाहर जाएगा तो अगर गवर्नमेंट से, उस गवर्नमेंट से या वो फॉरेन जहाँ पे डिप्यूटेड है उससे रिकवरी नहीं की जा रही, तो फिर उसकी छुट्टी भी जो है एम्प्लॉई जो छुट्टी काटता है या जो उसकी सर्विस उधर रहता है
2 साल रहता है, 3 साल रहता है, तो उसके बदले में उसकी छुट्टी इधर जमा नहीं होगी। सिंपल, वो छुट्टी के बदले में उधर से पैसे ले, पेमेंट ले या छुट्टी ले ले, तो उधर से रिकवरी नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी जो छुट्टी है यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी। छुट्टी इस हिसाब से कि फ़र्ज़ किया पहले अगर किसी की 5 ईयर सर्विस होती थी, 40 पर ईयर उसकी छुट्टियाँ इकट्ठी हो रही, तो 5 साल में उसकी तकरीबन 200 छुट्टियाँ हो जाती थी। तो अब क्या होगा कि अगर वो फ़र्ज़ किया पहले उसकी 200 छुट्टियाँ हैं और 5 साल बाहर काट गया था, तो जब वापस आएगा तो भी उसकी 200 ही छुट्टियाँ रहेंगी। अगर फ़र्ज़ किया वो इधर होता तो 5 साल सर्विस फिर करता, 5 साल पहले 5 साल अब, और छुट्टी कोई नहीं लेता, तो उसकी छुट्टी 400 हो जानी थी। तो उसका नुकसान क्या हुआ, अब वो 5 साल बाहर रह के आता है डेपुटेशन पे, तो उसकी छुट्टी जमा नहीं होती, यानी जो जहाँ पे जितनी वो लेवल छोड़ के गया था उतना ही रहेगा, ये कहा गया सिंपल। और ये पैरा 4 में कहा गया दीज ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट फ्राम जनवरी 1, 1982। फॉर्मल अमेंडमेंट्स टू द रेलेवेंट रूल्स शैल बी इशूड सेपरेटली। इसके बाद एक और आता है ऑफिस मेमोरेंडम, ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू सिविल पेंशनर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज रिटायर्ड आर्मेड फोर्सेज। ये जो एक लेटर है 2006 का है, 5 जनवरी 2006 का, इसमें है कि जो इंक्रीज़ होती है पेंशन में वो सिविलियन है या रिटायर्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, तो क्या होगा, अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू रेफ़र टू द फाइनेंस डिवीजन OM नंबर इतना, और इसकी डेट है 1 जुलाई 2005 ऑन द अबव सब्जेक्ट, एंड टू से दैट 10% इंक्रीज इन पेंशन अलाउड वाइड पैरा 13 देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड एज अंडर। यानी कि जो 10% पेंशन में इंक्रीज़ हुआ उसको रेगुलेट इस तरीके से किया जाएगा। द अमाउंट ऑफ दिस इंक्रीज़, ये जो इंक्रीज़ होगी, शैल बी एडमिजिबल ऑन रिटायरिंग पेंशन, यानी कि रिटायरिंग पेंशन पे भी होगा, सुपरएनुएशन पेंशन पे भी होगा, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन पे भी अप्लाई होगा, स्पेशल फैमिली पेंशन पे भी अप्लाई होगा, लेकिन एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन अलाउंस, बच्चों के अलाउंस पे ये चीज़ लागू नहीं होगी। इनवैलिड पेंशन पे भी होगा, डिसेबिलिटी की पेंशन पे भी होगा, एंड कंपैशनेट अलाउंस ग्रांटेड टू इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सिविल सर्वेंट्स 1973 एंड आर्टिकल 353 ऑफ CSR, तो उनको भी ये मिलेगा। सेकंड पैरा में कहता है शैल आल्सो बी एडमिसिबल टू द सिविल पेंशनर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट रिसाइडिंग अब्रॉड। अगर कोई सिविल सर्वेंट रिटायर्ड हो गया और अब्रॉड रह रहा है तो उसको भी मिलेगा, हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 47 15/8/1947 से पहले जो हुआ था, एंड आर अदरवाइज नॉट एंटाइटल्ड टू और नॉट आर नॉट इन रिसीट ऑफ पेंशन इंक्रीज अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पेंशन। ये कोई एक्ट हुआ होगा कि जिनको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में चले गए होंगे कि उनको पेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, तो उनको नहीं मिलेगा। द पेमेंट इन सच केसेस विल बी मेड एट द अप्लीकेबल रेट्स ऑफ एक्सचेंज। तो अगर कोई उस कंडीशन के हिसाब से, अगर किसी को डॉलर यूरो में है तो एक्सचेंज के रेट के हिसाब से उनको वो पेंशन दी जाएगी, अगर एग्रीमेंट में है कि पाकिस्तान अगर पे करेगा तो। लास्ट पैराग्राफ है शैल बी सपोर्टेड बिटवीन shall be apportioned between federal government and other governments concerned on proportionate basis of the if the gross pension sanctioned by the federal government is shared with the other governments in accordance with the rules laid down in Part 4 of the appendix। तो इसमें ये सिंपल है कि अगर फ़र्ज़ किया कोई एक एम्प्लॉई था जिसने कुछ सर्विस ब्रिटिश रूल में की थी, कुछ पाकिस्तान के रूल में, और अब उसकी पेंशन के मामले से दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि कुछ उसकी परसेंटेज जो इतने % है जो सर्विस के हिसाब से वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करेगी, दूसरी गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया पे करेगी। तो अगर फ़र्ज़ किया इस तरह का कोई मुआहदा है तो वो प्रोपोर्शनेट उसके हिसाब से उसको पे किया जाएगा, जो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा वो उसी को पे करेगा। अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की कोई इस तरीके से अपॉर्चुनिमेंट होती है तो वो भी इसी तरीके से डील की जाएगी। आगे कुछ हैं जी, शैल नॉट बी रेकन्ड बाई फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन एंड ग्रेजुएटी के हिसाब से ये रेकन नहीं की जाएगी। शैल नॉट बी एडमिसिबल ऑन स्पेशल एडिशनल पेंशन अलाउंस। अगर कोई रिटायरिंग पर्सन ग्रेड 20 का या उसका ऊपर था, उसको ऑडी अलाउंस वगैरह मिल रहा था, उसके लिए भी ये काउंट नहीं होगा। शैल नॉट बी एडमिसिबल टू री एम्प्लॉयड पेंशनर। अगर किसी ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा सर्विस ज्वाइन कर ली थी, दोबारा वाली सर्विस के दौरान में भी उसको ये अप्लाई नहीं होगा।
इसके बाद आखिरी ये ऑफिस मेमोरेंडम हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक हमारा लेक्चर रह जाएगा पेंशन रूल पे। अच्छा जी, रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन सरेंडर इन ल्यू ऑफ कम्यूटेशन ग्रेच्युटी। अगर किसी ने पेंशन सरेंडर कर दी थी ताकि वो कम्यूट या ग्रेच्युटी ले, तो उसके मामले में क्या ये ऑफिस मेमोरेंडम कहता है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर पैरा 16 ऑफ फाइनेंस डिवीजन OM नंबर इतना डेटेड 4/9/2001 वाइड विच द बेनिफिट्स ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ पेंशन इन ल्यू ऑफ कम्यूटेशन ग्रेच्युटी वाज विदड्रॉन विद इफेक्ट फ्राम 1 December 2001 irrespective of an employee's date of retirement. The old pensioners have requested for reconsideration of this decision in so much as that it may not be made applicable to the government servants who retired prior to the 1 December 2001। यानी कि कुछ लोगों ने इनकी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पे ये लागू ना किया जाए कि हमें कुछ पेंशन का कंट्रीब्यूशन सरेंडर करना पड़े ताकि हमें ग्रेच्युटी मिल सके। तो इसमें क्या किया गया, द केस हैज़ बिन रिकन्सिडर्ड एंड इट हैज़ बिन डिसाइडेड दैट ऑल दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु रिटायर्ड प्रायर टू 1 December 2001 अदर्स दोज हु हैव सरेंडर्ड पोर्शन ऑफ पेंशन इन ल्यू ऑफ कम्यूटेशन ग्रेच्युटी, तो उनकी रिक्वेजिशन को कंसीडर कर लिया गया जो दिसंबर 2001 से पहले रिटायर्ड हो चुके थे। It has also been decided that all other benefits available under the 1994 scales shall continue for those who have opted to remain in the 1994 स्केल। तो कुछ ऑप्शन मांगा गया होगा कि 94 के स्केल में कौन रहना चाहते हैं और रिवाइज स्केल में कौन जाना चाहते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 94 के स्केल का दिया था उनके बेनिफिट्स कंटिन्यू रहेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ प्रिजेम्पटिव फिक्सेशन ऑफ पे इन 2001 स्केल्स, दोज हु रिटायर्ड बिटवीन July 2001 to December 2001 shall be governed by the pay and pension package of the 2001 scale। तो जिन्होंने ऑप्शन दिया था कि 2001 के स्केल्स को वो लेना चाहते हैं, तो उनको उन्हीं पैकेज और पेंशन जो 2001 के स्केल्स के हिसाब से थे उस हिसाब से काउंट किया जाएगा और दिया जाएगा। चलें यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं और ये मिनिमम पेंशन वगैरह जो है इसको नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स दिया करें और लाइक भी किया करें और ये जो इन्फॉर्मेशन है दूसरों तक शेयर भी किया करें। इससे क्या है, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और जब आप लोग व्यू करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो मुझे नज़र आ रहा था कि आप लोग एंगेज हैं मेरे साथ और बैकअप में आप पिक भी कर रहे हैं, चीज़ों का फ़ायदा भी आपको पहुंच रहा है, तो उससे मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मज़ीद आप लोगों के लिए काम करने की दिल करता है। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।